पढ़ा था हमने, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कैसे पढ़ा जाता है, ए बी, एंड फॉर्मूला इज अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के हमने कुछ एप्लीकेशंस किए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन किया था कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए। कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें क्या होता है, पॉइंट ए आपको गिवन होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पॉइंट बी गिवन है कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, ए बी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी को कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी को कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चेक इफ एनी टू डिस्टेंसेस आर गिविंग द सम इक्वल टू द थर्ड साइड और नॉट। दो साइड्स का सम, दो डिस्टेंसेस का सम किसी भी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन अराइज हो रही है कि दो चीजों को प्लस करके कोई भी तीसरी लेंथ बन जाए तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। अगर कोई भी दो चीज जोड़ के थर्ड चीज नहीं बन रही है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको शेयर कर रखा है ऑलरेडी और आप लोगों ने कॉपी में नोट भी कर रखा होगा जिसने किया है, अदरवाइज आप पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन को लिखने का मेथड बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ए बी, विल पुट द फॉर्मूला, बी सी कैलकुलेट करेंगे, ए सी कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो आपके ए बी की वैल्यू आ गई 2/√2, बी सी की वैल्यू आ रही है 5/√2 और ए सी की वैल्यू आ रही है सपोज 3/√2। ठीक है, तो आप बहुत कन्वीनियंटली देख रहे हो 3 + 2 = 5, यानी कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये सिचुएशन अराइज होते ही हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, और ये सिचुएशन ही हमें बता देती है कि पॉइंट्स की लोकेशन कैसी है। ए बी और ए सी को प्लस करके बी सी आ रहा है, इसका मतलब बी सी लेंथ जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इसका मतलब बी कहीं पॉइंट यहां होगा, सी पॉइंट यहां कहीं होगा, एंड ए विल लाई ऑन दिस बी सी। ए पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, मिड की बात नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट सेइंग मिड वे। ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। आगे बात समझ में? तो जो भी सिचुएशन आपकी बनती है उसी सिचुएशन से हमें पता चल जाता है कि पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट सी कहां पर है और पॉइंट ए कहां पर। ठीक है, सपोज कीजिए आपने सॉल्व किया, ए बी की वैल्यू आ रही है √50, जिसे आप सॉल्व करते हो आगे तो 5√2 बन जाएगा। मान लो बी सी की वैल्यू आ रही है √130 और मान लीजिए ए सी की वैल्यू आ रही है √265, कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई। सबके सब टर्म्स कैसी हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी दो साइड्स को प्लस करके थर्ड साइड बन ही नहीं रही है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ नन ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोलिनियर से हमें पता क्या चलता है, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, 1 2 3, अगर ये कोलिनियर है तो ये स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं। अगर मान लो ये दो पॉइंट्स मैंने एक लाइन पे ड्रॉ कर दिए और थर्ड पॉइंट यहाँ कहीं है, तो ये तीनों पॉइंट्स जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो कभी भी अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो वो 100% एक ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? क्लियर है?
ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स कैन नेवर फॉर्म अ ट्राइंगल, बट इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन देन ट्राइंगल विल बी 100% मेड। हमेशा बनेगी बनेगी वो ट्राइंगल, चाहे छोटी बनेगी मतलब उसका एरिया कम होगा या फिर एरिया ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है पॉइंट्स कैसे गिवन है, बट ट्राइंगल बनेगी जरूर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमने एप्लीकेशन में किया था टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे पता लगेगा कि कौन से टाइप की ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के? 3, तो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे आपको, पॉइंट ए गिवन होगा, पॉइंट बी गिवन होगा, पॉइंट सी गिवन होगा। अगेन योर प्रोसेस विल रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन यू विल कैलकुलेट बी सी एंड देन यू विल कैलकुलेट ए सी। तीनों साइड्स फाइंड कर लेंगे आप। ठीक है, अब जब तीनों साइड्स फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन अराइज हो सकती है कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड्स क्या आ जाए, इक्वल लेंथ की आ जाए। इफ 3 sides are equal then we will say that triangle is equilateral triangle। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। हालांकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल्स की बात नहीं करते हैं, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप बता पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आ गई तो आप बोल सकते हैं ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। अब आपसे कोई बोले कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, तो आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, साइड आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, ए बी बी सी ए सी सबकी लेंथ इक्वल होगी, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंशन तो ऐसे ही होगी जो आपके प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पर होगी। ठीक है, अब एक सिचुएशन अराइज हो सकती है, सपोज कीजिए कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया, मतलब आपको 2 साइड्स इक्वल नजर आ गई। अब 2 साइड्स इक्वल नजर आ गई तो 2 सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहली आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो बहुत ही कन्वीनियंट है, भाई 2 साइड्स इक्वल दिख गई तो हम सीधा बोल देते हैं क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। ठीक है, तो जब भी 2 साइड्स इक्वल नजर आ जाएं तो सबसे पहला काम करो, चेक फॉर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे चेक करोगे? आपने ऑलरेडी ए बी फाइंड कर रखा होगा, आप ए बी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे, बी सी आपने कैलकुलेट कर रखा है, फिर आप बी सी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ए सी आपने कैलकुलेट कर रखा है, आप ए सी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे। कोई भी 2 स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड स्क्वायर के इक्वल आ गया तो इसका मतलब पाइथागोरस लॉ इज फॉलोड अप ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लॉ हमें क्या बताता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है। तो बस आपको ये चेक करना है कि इनमें से किन 2 को प्लस करके थर्ड बन रहा है। तो अगर पाइथागोरस फॉलो हुआ, इफ पाइथागोरस इज फॉलोड, तो आप क्या बोलोगे कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, बट अगर पाइथागोरस फॉलो नहीं होता और 2 साइड्स इक्वल हैं तो आप उसको क्या बोल देंगे, सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो जब भी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज करने के लिए हमेशा दोनों ऑप्शंस दिए रहेंगे, आइसोसेलेस ऑप्शन भी दिया होगा और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वाला ऑप्शन भी दिया होगा। तो आपको जरूर चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ठीक है, थर्ड केस अराइज हो सकता है, ए बी, बी सी और ए सी तीनों की ही लेंथ अनइक्वल हो। ठीक है,
अगर तीनों की लेंथ अनइक्वल है तो इसका मतलब स्केलिन ट्राइंगल है। क्लियर? स्केलिन ट्राइंगल के लिए फिर से चेक करेंगे हम किसको, पहले पाइथागोरस को। पाइथागोरस की चेकिंग फिर से ऐसे ही करेंगे, ए बी स्क्वायर फाइंड करोगे, बी सी स्क्वायर फाइंड करोगे, ए सी स्क्वायर फाइंड करोगे। अगर कोई दो स्क्वायर्स का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब पाइथागोरस एप्लीकेबल है। पाइथागोरस एप्लीकेबल है, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप उसको क्या बोल देंगे, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये हमने जितने टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं। हटाओ इसे, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है बेटे। ए बी की वैल्यू आ रही है 3√2, बी सी की वैल्यू आ रही है 2√2 और ए सी की वैल्यू आ रही है 5√2। What type of triangle it will make? What type of triangle it will make? आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स कौन सी इक्वल दिख गई आपको? तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब तो पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब आप इसको देखते ही क्या करोगे, आपको दिख रहा सब साइड्स अलग है तो स्केलिन जैसा कुछ दिखेगा। अब उसके बाद आप पाइथागोरस चेक करने लगोगे। ठीक है, पाइथागोरस फॉलो होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है, बट आप टाइम तो वेस्ट करेंगे ना क्वेश्चन को करने के लिए। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो जब भी आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल चेक करना है तो पहले ही स्टेप में, जैसे ए बी बी सी और ए सी आए, पहले ही चेक कर लो कहीं पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो लिख दीजिए पॉइंट्स आर कोलिनियर सो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, खत्म। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो तीन ही सिचुएशंस आपको करनी है, तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो साइड्स इक्वल आ जाए तो पहले चेक करो पाइथागोरस थ्योरम, अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों साइड्स अनइक्वल आ रही हैं तो पहले पाइथागोरस चेक करो, अगर पाइथागोरस फॉलो हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज सिंपली स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स चेक करना। आएगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 3 मार्कर आएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि हमारे पास और बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की, तो ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए है सारी चीजें। इसमें आप सारी की सारी अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। नया तो सिर्फ आप क्या सीख रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख रहे हो, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे तो आप बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेशंस में कमी नहीं रहेगी बाद में जब आप बार बार सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने वर्टिसेस होते हैं, 4, तो 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, ए डी फाइंड करेंगे। 4 साइड से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जो जजमेंट का क्राइटेरिया है वो डायगोनल्स पर बेस्ड है। ठीक है, सिर्फ 4 साइड से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 साइड्स इक्वल आ गई तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन कहाँ से दूर होगी, जब हम डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में आपको 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और 6 साइड्स फाइंड करनी है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी एंड बी डी, ऑल 6 साइड्स। 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे
तो बार बार x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही हेडिंग डाल दीजिएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेट अस सॉल्व AB BC CD। ठीक है, बस एक चीज करना, जब आप AB फाइंड करोगे तो साइड में AB बना लीजिएगा जरूर, उससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा कि मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ, तो उससे आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। अगर आप ओरली करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि किस में से किसको माइनस करना, तो प्लस माइनस की मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब आपने सारी साइड्स फाइंड कर ली, तो अब सिचुएशन अराइज हो सकती है कि आपकी AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, CD की वैल्यू और AD की वैल्यू सब इक्वल आ गई। अब सब इक्वल आ गई तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। चारों साइड्स इक्वल हो गई तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हम जजमेंट करेंगे किससे? डायगोनल से। अगर AC और BD इक्वल हो गए, मतलब डायगोनल्स अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो स्क्वायर है। और अगर डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो इसका मतलब ये रोम्बस। आगे बात समझ में? ठीक है, अब एक सिचुएशन ऐसी होगी, AB जो है वो इक्वल हो जाएगा CD के, BC जो है वो इक्वल हो जाएगा AD के, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल किसकी होती हैं? रेक्टेंगल की या फिर पैरेललोग्राम की। तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब अगेन डायगोनल्स चेक करेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो अगर AC और BD की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम इसे रेक्टेंगल बोलेंगे, और अगर AC और BD की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है? एक सिचुएशन लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ वैसे। देखो, सपोज कीजिए मैंने सॉल्व किया, AB की वैल्यू आ गई √2√13, BC की वैल्यू आ रही है सपोज 2√5, 5√2, CD की वैल्यू आ रही है सपोज 3√2। ठीक है, AD की वैल्यू आ रही है समथिंग 5√17, कुछ भी आ रही है। AC की वैल्यू आ रही है AC की वैल्यू 5 यूनिट्स आ रही है। 1 2 3 4 5, अब क्या रह गया? AB BC CD AD AC और BD। BD की वैल्यू आ रही है सपोज 2√2, मान लो ऐसा कुछ आ गया। तो अब आप इसको क्या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलोगे? कैसे? ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी तो हो सकता है ना जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो। नहीं हो सकता? हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है। मैं ये क्वाड्रिलेटरल बना दूं, अब ये ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी है, हो सकता है ना। तो आपको कैसे पता? जैसे स्केलीन ट्राइंगल हो सकती है, ऐसे स्केलीन क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। नहीं, ध्यान से अगर आप इन साइड्स को देखोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि 3√2 और 2√2 मिलके 5√2 बन रहे हैं, मतलब दो साइड्स का सम एक थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। CD प्लस BD इज इक्वल टू BC, दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोलिनियर। कौन कौन से पॉइंट्स? अरे पॉइंट्स BCD कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है ये कि B यहाँ पर है, कहीं C यहाँ पर है, D यहाँ पर है,
3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए, बचा पॉइंट ए। पॉइंट ए मान लो मैं यहाँ भी ले लेती हूँ, तो इससे क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है? क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं पा रहा ना, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? तो जब भी आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आ जाए या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो जरूर एक बार चेक कर लो कहीं उसमें कोई कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं दे रखे। मैं एक जनरल एग्जांपल लिया है, मैंने कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी दिया है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिखेगा कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको जरूर कोलिनियर पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। डायगोनल, हाँ डायगोनल ऑब्वियसली बड़ा होता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स के बीच में आ जाएगा। आप इसमें पढ़ोगे ना तो इसमें एक एग्जाम्पल फ्रेम किया हुआ है ऐसा, इन क्वेश्चंस में आपके नोट्स में भेजा हुआ है क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ऐसी ऐसी वैल्यूज आ गई और हम बिना चेक किए ये ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ये कोई स्केलिन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन बन रही है, तो जब कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन बनेगी तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ तक का सारा काम आपके नोट्स में दिया हुआ है। अब इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला पे बढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए क्वेश्चंस और साथ के साथ मैं सॉल्व कराती जाऊंगी। लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ वैल्यू और ब्रैकेट में लिखा होगा एस। इसका मतलब क्या है कि एक आंसर भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एस लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही आंसर्स आएंगे, बट जब एस लिखा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई for which the distance between points A 3, -1 and B 11, y is 10 units. हाँ, तो सबसे पहला काम करना आपको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से और उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है कोई, ये पॉइंट ए है कोई और ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 11, y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, अब ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, बोलिए 11 - 3 होल स्क्वायर y -1 होल स्क्वायर, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो डायरेक्टली भी लिख देगा y + 1 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट
इज इक्वल टू 10। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि एक तरफ रूट हो, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो पहले रूट हटा लो, ये वैल्यू तो बाद में भी सॉल्व हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते ही हट जाएगा y+1 होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करोगे 100, ये भूल नहीं जाना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर से रूट हटा देते हैं और इधर 10 का 10 लिखते रहते हैं। ठीक है, a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा 36। ठीक, आइडेंटिटी ओपन कीजिए, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2y, 36 को इस साइड लाएंगे तो -35 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा 9th क्लास की तरफ चलेंगे। क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी लास्ट ईयर, याद है मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत का मतलब, y स्क्वायर के सामने क्या है कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -35। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? 1 मल्टीप्लाइड बाय -35, यानी कि -35 प्रोडक्ट चाहिए। -35 प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस में चाहिए तो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए? जो पूछ रही हूँ वो बोलो। एक इंटीजर माइनस का और एक इंटीजर प्लस का, तभी माइनस में आंसर आता है। पॉजिटिव प्रोडक्ट कैसे आता है? दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के। तो प्रोडक्ट से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो अब हमें पता है कि एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव। अब 35 के फैक्टर बनाओ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो आंसर कितना आएगा -35। -1 इंटू 35, तब भी आंसर कितना आएगा -35। और 2 की टेबल में आता 35, 7 इंटू 5, तो 7 अगर पॉजिटिव रख रहे हो तो 5 को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो -35 आएगा। या फिर -7 करोगे, 5 पॉजिटिव रखोगे तो भी -35 आएगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स हैं? 35 के और फैक्टर्स नहीं है। अब सेकंड कंडीशन, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ऐसे इंटीजर्स चेक करने हैं आपको जिनको ऐड करके कितना आंसर आ जाए +2 आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए -35 और सम कितना चाहिए +2। अब 1 -35, इनको ऐड करोगे कितना आएगा? +1 -35 -34 नहीं चाहिए। -1 + 35 -1 + 35 34 नहीं चाहिए। +7 -5 +2 आ गया, तो यही चाहिए ना हमें। -7 + 5 से क्या आएगा -2। हमारी कंडीशन क्या है? +2 चाहिए। तो चारों में से क्या कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है? 7 और -5। ठीक है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं y² + 7y -5y -35 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म्स लेते हैं और बाद की 2 टर्म्स लेते हैं कॉमन लेने के लिए। क्या कॉमन है इसमें से? y, तो y + 7, यहाँ पे क्या कॉमन है? -5 तो क्या आ जाएगा? y + 7 इक्वल टू 0। y + 7 यहाँ भी है, y + 7 यहाँ भी है, वापस से कॉमन y + 7
y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मुझे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, कोई भी दो नंबर्स। 5 इंटू 0, 2 इंटू 0, 8 इंटू 0, मतलब एक नंबर 0 होगा, ये कंफर्म्ड है। कोई ऐसे दो नॉन जीरो नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है? 0। इसका मतलब या तो ये चीज 0 होगी या फिर ये 0 होगा, कुछ एक तो 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? ईदर y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहां से आ गई -7 और यहां से आ गई y की वैल्यू 5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में? फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो पॉसिबल वैल्यूज y की क्या क्या हो गई? ईदर -7 और 5। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग किसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो चलो एक मेथड और बताती हूँ जिसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए। करूं कंटिन्यू? रब डायरेक्ट मतलब प्रॉब्लम है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपना काम हल्का कर सकते हो। ये आ गया आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक सिंगल नंबर है। तो जब भी ऐसे होल स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर हटाने के लिए ऑपोजिट प्रोसेस करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट, जैसे रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? रूट कर देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप रूट करेंगे तो ये तो स्क्वायर हट गया एज इट इज। इधर आप जब रूट करेंगे तो ये 36 पे रूट लग जाएगा। बट यहां पर एक चीज जरूर करनी है, प्लस माइनस का साइन। y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका रीजन क्या है? 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 36 ही आएगा। तो हमें कैसे पता कि ये 36 प्लस 6 से आया था या -6 से? दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, तो इसीलिए जब भी रूट लेते हैं तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जरूर लिखनी होती है हमें। ठीक है, तो प्लस -6 आंसर आएगा। अब यहां से हमारे दो केस बन गए, केस 1 और केस 2। हो सकता है y प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाए या फिर y प्लस 1 इज इक्वल टू -6 हो जाए। अगर y प्लस 1 6 है तो y की वैल्यू 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगी, और अगर y की वैल्यू -6 माइनस 1 यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7। नो मिडल टर्म स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड। आपको कोई ऐसी चीज नहीं कराएंगे जो बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, कुछ पूछना है? ये सही है, ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सिचुएशन सिर्फ तब करनी है जब एक तरफ होल स्क्वायर हो और एक तरफ नंबर हो, अदरवाइज ये सिचुएशन नहीं करनी है, ये क्वेश्चन नहीं करोगे ऐसे। 37 जैसा हो जाता तो आप इसको प्लस माइनस √37 लिख देते और आंसर यहाँ पे प्लस माइनस √37 आ जाता। तो जब आप यहाँ प्लस 37 करते
तो √37 -1 √37 +1 ऐसे आ जाता, तो रूट में ही आंसर छोड़ देते। ठीक है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आंसर जैसा आ रहा है उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसको एज इट इज छोड़ना। जितना रूट से बाहर कर सकते हो उतना करो, और नहीं हो सकता तो वैसे का वैसे आंसर में आ जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, find the points on x-axis which are at the distance of 2√5 units, 2√5 units from a point 7, -4. 7, -4. How many such points? How many such points are there? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि कोई एक पॉइंट है, वो कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, कहीं पर भी, और वो पॉइंट एक और पॉइंट 7, -4 से कितना दूर है? 2√5 यूनिट्स, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है उसका नाम P है, और ये जो 7, -4 पॉइंट है इसका नाम Q है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि पॉइंट P और पॉइंट Q का डिस्टेंस कितना है? 2√5। अगर इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो क्या लिखेंगे? PQ = 2√5। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है? आपको पॉइंट की लोकेशन दे रखी है, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहीं भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाँ, y = 0 होता है। जनरल कोऑर्डिनेट्स x, 0, x, 0, y की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है उस पर। ठीक है, तो लिखिए स्टेटमेंट स्टार्टिंग में, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? लेट पॉइंट P x, 0 lie on x axis at the distance of 2√5 units from point Q 7, -4। यही है ना दूसरा पॉइंट? ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स के नाम दे नहीं रखे हमें, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दे रखे थे। x, 0 हमने खुद लेट किए हैं कोऑर्डिनेट्स, तो इसीलिए जो भी चीज़ हम खुद लेट करते हैं उसको स्टार्टिंग में हमेशा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि क्वेश्चन को एक स्टार्ट मिल सके, एक बिगनिंग मिल सके। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ = 2√5 यूनिट्स, यही है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं आपने? x, 0, Q के कोऑर्डिनेट्स 7, -4। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। सॉल्व कर दीजिए पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही बन जाएगा। पूरा सॉल्व कर दो। इसको पॉज करो। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from
पॉइंट्स A 6,5 and B -4,3. Find the coordinates of a point which lies on y-axis and equidistant from point A and point B. A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,5 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4,3. ठीक है, अब पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स 0, y होंगे. पॉइंट का कोई नाम नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं पॉइंट का नाम क्या है, P. लिखो, लेट पॉइंट P 0, y lies on y-axis and equidistant from point A 6,5 and point B -4,3. ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर लाई करना. अब कोई भी पॉइंट है, P पॉइंट है, हमने इसके कोऑर्डिनेट 0, y ले लिए. इस पॉइंट का जो डिस्टेंस A से है, जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका पॉइंट B से भी है. पॉइंट P A से जितना दूर है उतना ही ये पॉइंट B से भी दूर है. तो अगर इसी बात को हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो AP इज इक्वल टू PB. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 6,5 और B के कोऑर्डिनेट्स -4,3. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA is equal to PB. PA की वैल्यू 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर और PB की वैल्यू -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर. आपकी चॉइस है, बाकी आप इसको x2 y2, इसको x1 y1 कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, फॉर्मूला जो यूज किया है वो साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में. यूजिंग फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, या तो पहले स्क्वायर रूट इसके अंदर सॉल्व कर लो. 6 - 0 6 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू -4 - 0 -4 का स्क्वायर 16 प्लस a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. आप दोनों ध्यान रखो, a - b का होल स्क्वायर सिर्फ a स्क्वायर लिख डालते हो और b स्क्वायर लिख डालते हो, 2ab को गायब कर देते हो. ठीक है, ऐड करो 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y रूट में 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y. दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग कर दो. रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की जाती है तो दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएगा. क्या रह गया 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. ठीक है, सारी y वाली टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर कर दो और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ट्रांसपोज कर दो. वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 25
-61, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, -4y -36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 9। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 0,9। अगर यहां भी क्वाड्रेटिक बन जाती तो फिर से 2 पॉइंट्स आते, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो। हाँ, +1 +- वाला। लेकिन जब दोनों साइड वाई स्क्वायर होता है तो उस केस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला का और क्या रह गया।